हेलो दोस्तों, देखिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। एक टॉपिक है, बहुत फेमस टॉपिक है जो लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपके 11th क्लास के लिए भी मेन है, नीट, आईआईटी, जेई अगर आप देखें उसके लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी, एनडीए, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन बहुत आते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। और क्वेश्चन ना आए तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके डायरेक्ट फॉर्मूले जो हैं उन पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है फ्री डायग्राम। फ्री डायग्राम भी कहते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक है। इसको कुछ लोग कनेक्टेड मोशन भी कहते हैं, लेकिन देखिए कनेक्टेड मोशन जो है वो इसका एक पार्ट है सिर्फ, ठीक है। आप पूरे को, फ्री बॉडी डायग्राम को कनेक्टेड मोशन नहीं कह सकते। ये इसके अंदर एक स्पेसिफिक टर्म है कि अगर बॉडी जुड़कर मोशन कर रही है तो अपन उसे कनेक्टेड मोशन कहते हैं, नहीं तो फ्रीली मूव करती है तो उसे हम फ्री बॉडी भी कह सकते हैं। तो ये अपना टॉपिक है। इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी होती है ना। और आप 11th ही नहीं 12th में भी ये काम आता है आपके। लेकिन यहाँ पर अपन मैकेनिक्स जो सेक्शन है आपका, उसमें जो काम आता है फ्री बॉडी डायग्राम, उससे अपन देखेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जो फ्री बॉडी डायग्राम है अंडर मैकेनिक्स के लिए जो काम है या लॉज ऑफ मोशन में जो आता है वो अपन यहाँ पर सीखेंगे। मैकेनिक्स में जो फ्री बॉडी डायग्राम आपने पढ़ा है या जिस पर आपके सवाल आते हैं, अगर उसे अपन कैटेगरी वाइज करें या उसे बांटें अपन, तो 3 टाइप के कनेक्टेड मोशन आपके आते हैं या 3 टाइप के फ्री बॉडी डायग्राम आपके आते हैं। पहला वो होते हैं जिनमें ब्लॉक होता है या कोई भी मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, वो प्लेन सरफेस पे रखा होता है। यानी इसमें जो द्रव्यमान होता है, जो भार होता है, वो हमेशा प्लेन सरफेस के ऊपर रखा होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा होगा। लगभग इस तरह का डायग्राम जो होता है आपका, इस तरह से एक ब्लॉक होगा जो प्लेन सरफेस के ऊपर रखा हुआ होगा। दूसरे तरह का जो डायग्राम आता है वो आपका इंक्लाइंड सरफेस का आता है, ठीक है। इसमें जो भी आपका ब्लॉक होगा या कोई पत्थर होगा, कोई मास होगा, वो किसी इंक्लाइंड सरफेस पर रखा होगा और फिर मोशन करेगा, ठीक है। ये इस तरह से भी हो सकता है इस तरह से रखा हो, तो वो एंगल पे इंक्लाइंड होगा, टिल्ट होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरे तरह का जो अगर अपन कहें तो इसमें जो होता है पुली सिस्टम होता है। इसमें एक पुली होती है, एक घिरनी होती है, और घिरनी पर जो मास होगा, जो द्रव्यमान होगा, वो कहीं ना कहीं किसी और द्रव्यमान से लटका होगा, जुड़ा हुआ होगा। हो सकता है प्लेन सरफेस से जुड़ा हो सकता है इंक्लाइंड सरफेस से जुड़ा हो सकता है यहीं पर कोई दूसरा मास लटका हुआ हो, उससे जुड़ा हुआ। ये 3 टाइप के तो बेसिक हैं आपके। चौथा अगर अपन कहें तो इन सब में 2 कैटेगरी और बन जाती है। एक होती है विथ फ्रिक्शन, घर्षण के साथ, और एक होती है विदाउट फ्रिक्शन। तो घर्षण के साथ या घर्षण रहित जो है, ये आपके अलग से कैटेगरी है, जिसमें कई बार फ्रिक्शन दे दिया जाता है आपको, कई बार फ्रिक्शन नहीं दिया जाता आपको। तो ये भी अपन इसके अंदर कैटेगरी मान सकते हैं। बाकी जो कैटेगरी होती है वो इनसे ही बनती है, इनको आपस में जोड़ दिया जाता है और फिर अपने अजम्पशंस बनते हैं, अपने क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिए, एक एक को अपन लेकर चलेंगे। जहाँ आपको दिक्कत है थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर आपका बने तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन जो फ्री बॉडी डायग्राम से। फ्री बॉडी डायग्राम में आपको कोई सा भी सिस्टम दिया जाए, 3 नियम जो हैं आपको आने ही चाहिए या आपको याद होने चाहिए, तो डायग्राम बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। पहला जो नियम है वो ध्यान रखिए हमेशा कि 2 फोर्स या 2 से ज़्यादा फोर्स का जो अंतर है वो हमेशा ma के इक्वल होगा। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है आपका वो हमेशा कितना होगा, F = ma होगा। यहाँ मास कोई भी हो सकता है, लेकिन सिस्टम का एक्सीलरेशन जो होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। इसे आप किस तरह से दे सकते हैं, मान लीजिए कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर इस तरफ से एक फोर्स लग रहा है और इस तरफ से एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो क्या करना है अपन को कि अपन को ये निकालना है कि कौन सा फोर्स ज़्यादा है। अगर फोर्स दोनों बराबर होंगे तब तो ब्लॉक कहीं जाएगा ही नहीं, लेकिन जो फोर्स ज़्यादा होगा वो ब्लॉक को उस तरफ धकेल देगा। मान लीजिए ये फोर्स F1 है और ये फोर्स जो है F2 है। अब मैं बोल रहा हूँ कंडीशन यहाँ पे कि F1 जो है वो बड़ा है किससे, F2 से, तो ब्लॉक जो है वो इस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये डायग्राम इस तरह भी बन सकता है और कुछ इस तरह भी बन सकता है। तो फोर्स की डायरेक्शन जो है यहाँ पर अपोजिट है, फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट है। तो यहाँ पर भी अपन मान रहे हैं कि F1 जो है वो बड़ा है किससे, F2 से। तो दोनों ही कंडीशन में, मान लीजिए ब्लॉक का मास कितना है, m है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स बराबर जो रिजल्टेंट है,
ma। तो ये इक्वेशन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस तरह के इक्वेशन आए या इस तरह का पैटर्न आए तो आपको क्या ध्यान रखना है कि दो फोर्स का जो अंतर है वो किसके बराबर होगा, ma के बराबर होगा, जहां पर a जो है इस मास का एक्सीलरेशन होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है जो फ्री बॉडी डायग्राम में आपको बहुत यूजफुल रहेगा, बहुत हेल्प करेगा। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, पिंड या ऑब्जेक्ट हमेशा उस तरफ ही जाएगा जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स बराबर क्या होगा, ma होगा। ये आपका फर्स्ट रूल है। दूसरा पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए रिएक्शन के लिए, जिसे आप प्रतिबल भी कहते हैं, कि जो रिएक्शन होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के जो भी आपको मास दे रखा है, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन हो, चाहे वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो। जैसे इंक्लाइन प्लेन हो गया आपका, ये इंक्लाइन प्लेन है तो इस पर कोई मास रखा हुआ है m, या यहाँ मास रखा हुआ है m। तो जब भी आप रिएक्शन को ड्रॉ करेंगे, जब भी आप प्रतिबल को ड्रॉ करेंगे, ये हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होगा, ग्रेविटी होगा, जिसे अपन कहें। अगर यहाँ पर ड्रॉ करना है तो इसकी सरफेस कौन सी है, ये है जहाँ पर रिएक्शन लगनी है। तो रिएक्शन जो है इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होगी, जहाँ कहाँ से गुजरेगी, लाइन ऑफ एक्शन कहाँ होगा, ग्रेविटी से होगा, r। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। जब भी आप रिएक्शन ड्रॉ करेंगे, रिएक्शन हमेशा जो सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर होती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि सरफेस के परपेंडिकुलर ही रिएक्शन होती है। ये आपका सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट अगर अपन कहें तो वो है आपका वेट फोर्स या भार बल, जिसे आप बोलते हैं। वो अगर अपन कैसे ड्रॉ करें तो देखिए, भार बल जो होता है, वेट फोर्स जो होता है, वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र से परपेंडिकुलर नीचे की ओर, लंबवत नीचे की ओर होगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। ये ग्रेविटी पर लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, गुरुत्व केंद्र पर लगेगा। तो जैसे मान लीजिए ये बॉडी है आपकी जो किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखी है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, गुरुत्व केंद्र जो है यहाँ पर है, तो इससे परपेंडिकुलर नीचे की ओर होगा। इसको प्लेन से कोई लेना देना नहीं है, कोई तल से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से अगर इंक्लाइन बॉडी है, किसी इंक्लाइन सरफेस पर रखी हुई है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहाँ पर है इसका, तो परपेंडिकुलर नीचे की ओर इस तरह से ये लगेगा, ठीक है, जिसे आप mg से कहते हैं। अगर इसका मास m है, इसका मास m है, तो ये क्या होगा, mg होगा। तो ये तीन जो लॉ हैं, तीन जो नियम है आपको याद रखने हैं। पहला कि जो रिएक्शन होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। दूसरा कि जो ग्रेविटी पॉइंट है तो उससे परपेंडिकुलर नीचे की ओर जो वेट फोर्स होता है आपका, भार बल होता है। और तीसरा पॉइंट जो होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था, कि हमेशा याद रखें दो फोर्स का जो अंतर होता है, दो बलों का अंतर जो होता है वो हमेशा ma के बराबर होता है, ठीक है। भार जो आपका रिजल्टेंट त्वरण होता है उसके मास के मल्टीप्लाई के बराबर। तो देखिए यहाँ पर इनिशियल डायग्राम दे रखे हैं अपन को। इस पहले डायग्राम की बात करें तो एक स्मूथ सरफेस है आपकी, ठीक है। यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण नहीं है, तो स्मूथ सरफेस है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज पे। इसमें एक द्रव्यमान रखा हुआ है, मास रखा हुआ है m, और उस पर F फोर्स लग रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इस पर अपन क्या कर सकते हैं ड्रॉ, कि जो रिएक्शन है वो तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर लगेगी, और जो वेट है वो कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। तो यहाँ पर एक इक्वेशन आपको मिलती है r = mg, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी आपकी। और दूसरी इक्वेशन देखिए, F इस तरफ लग रहा है लेकिन इस तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, F यानी बड़ा बल माइनस छोटा बल कितना हो जाएगा, 0, बराबर क्या हो जाएगा, ma, यानी F = ma। तो हॉरिजॉन्टल पर ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बड़ा फोर्स अगर दे रखा है तो बड़ा फोर्स, माइनस छोटा फोर्स नहीं है तो 0 = क्या हो जाएगा, ma। ए यहाँ पर एक्सीलरेशन है जिसकी आपको डायरेक्शन दे रखी है इस तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर सेम केस है, लेकिन एक की जगह कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स लग रहे हैं। कंडीशन आपको दे रखी है कि F1 जो है वो बड़ा है किससे, F2 से। यहाँ पर भी है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन कंडीशन अभी भी क्या है कि F1 जो है वो बड़ा है किससे, F2 से। तो बाकी ये वाली इक्वेशन तो दोनों पे लागू होगी, ये भी वैलिड होगी, ये भी वैलिड होगी कि R जो है वो इक्वल टू क्या होगा, mg होगा, क्योंकि यहाँ भी R ऊपर की ओर लगेगा, mg कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, ये R लगेगा, और यहाँ कहाँ लगेगा, mg लगेगा। तो ये इक्वेशन तो दोनों के लिए वैलिड है। अब बात आती है इस इक्वेशन की। तो देखिए बड़ा फोर्स F1 माइनस छोटा फोर्स F2, और रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ma हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा अपने पास, F1 माइनस F2 बराबर क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। तो a जो है वो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। a का एक फॉर्मूला है, वो आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। a बराबर होता है नेट फोर्स, कुल बल बटा टोटल मास, कुल द्रव्यमान।
तो ये आप ध्यान भी रखिएगा। अगर दोनों फोर्स अपोजिट हैं तो नेट फोर्स क्या होगा, दोनों का अंतर होगा, दोनों का माइनस हो जाएगा। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, और टोटल मास जो है वो कितना हो जाएगा, जितना आपको दे रखा है सिस्टम में वो हो जाएगा। तो ये आप ये जो है ये नियम भी आप याद रखिएगा, कहीं लिख लीजिएगा। तो ये अगला केस है अपना। यहाँ पर देखिए एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक क्षैतिज तल है, और इसके ऊपर 3 मास रखे हैं M1, M2 और M3, जहाँ पर ये रस्सी से बंधे हुए हैं और इनको एक फोर्स F लगाकर खींचा जा रहा है। इस तरह से खींचा जा रहा है कि पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो निकाय है, उस पर एक्सीलरेशन या त्वरण कितना पैदा हो रहा है, A उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे सवालों में आपसे A पूछता है या T1 पूछेगा, T2 पूछेगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो देखिए पहले तो एक्सीलरेशन देखिए, तो मैंने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला भी आपको क्या बताया था, टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स कितना है, F बटा टोटल मास। तो टोटल मास कितना है पूरे सिस्टम का, M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये जो है इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन है, पूरे सिस्टम का त्वरण है। देखिए कनेक्टेड मोशन में क्या होता है कि अगर आप इसे खींचेंगे तो जितने एक्सीलरेशन से ये खींचेगा उतने से ही ये खींचेगा, उतने से ही ये खींचेगा। तो एक्सीलरेशन जो है वो तीनों के लिए बराबर होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई ये आगे निकल जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा, उसके बाद ये चलना स्टार्ट होगा, तब तक ये रुका हुआ ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। कनेक्टेड मोशन का मतलब ये है कि जब ये चलेगा तब ये भी चलेगा, तब ये भी चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आइडियली आदर्श रूप से अपन ये मानते हैं कि जो रस्सी है वो खिंचती नहीं है, मतलब कहने का मतलब इसकी लंबाई में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो रस्सी में कोई लंबाई में चेंज नहीं होगा, तो जितना फोर्स आप लगाएंगे उसी हिसाब से पूरा सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो पहली चीज़ तो है एक्सीलरेशन, त्वरण, वो आप इस तरह से निकालेंगे, टोटल फोर्स बटा टोटल मास। दूसरा देखिए टेंशन आपसे पूछता है, तनाव आपसे पूछता है। तो पहले देखिए T1 की वैल्यू अपन निकालते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन अगर अपन देखें कि भाई M2 पर कितना तनाव होगा, तो M2 पर वैल्यू निकाल लीजिए। तो M2 के लिए क्या होगा, मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे अपन M2 की वैल्यू, कि भाई इन दोनों का अंतर बराबर क्या हो जाएगा, MA। तो इक्वेशन बनेगी T1 बड़ा फोर्स माइनस T2 छोटा फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, M2A। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर T1 बड़ा क्यों ले लिया, क्योंकि T1 उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ सिस्टम जा रहा है। तो T1 जो है वो बड़ा होगा T2 से, तभी M2 आगे की ओर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो ये जो केस है आपका यहाँ से बनता है। तो एक इक्वेशन आपकी यहाँ से जनरेट होती है। इसी तरह से अगर आप T3 की वैल्यू देखें कि T3 पर कितना टेंशन होगा, तो T3 पर बड़ा टेंशन क्या है, T2 माइनस छोटा कुछ नहीं है तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, M3A। तो T2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, M3A के बराबर होगी। तो ये आपकी इक्वेशंस हैं। अगर आप यहाँ पर देखें क्या होगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या होगा, F माइनस T1 बराबर कितना हो जाएगा, M1A। तो ये टेंशन्स की इक्वेशन है तीनों मासेस के लिए, तीनों द्रव्यमान के लिए। अब आप कहें कि सर हमें टेंशन अगर डायरेक्ट निकालना हो तो डायरेक्ट भी अपन इसे निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो टेंशन होती है वो भी फोर्स ही होता है, वो भी बल ही होता है। तो जो टेंशन होती है वो बल के बराबर होता है, यानी MA के बराबर होता है। तो जैसे मान लीजिए अपन को M3 पर टेंशन निकालनी है, तो क्या होगा, T2 माइनस छोटा फोर्स कुछ नहीं है तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, M3A। और A की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है, तो A बराबर क्या, A की वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा, M3F M1 प्लस M2 प्लस M3। तो T2 की ये वैल्यू आ गई आपके पास। इसी तरह से अगर आप देखें कि भाई T1 अपन को निकालना है, तो देखिए T1 जो टेंशन है वो किसके कारण जनरेट होगी, इस सिस्टम के कारण। ठीक है, इसके कारण जनरेट नहीं होगी, क्योंकि देखिए ब्लॉक आगे की तरफ T1 को आगे की ओर लेके जाएंगे अपन, तो तनाव इन दोनों के कारण जनरेट होगा यहाँ पर। तो T1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, टोटल मास कितना हो जाएगा, M2 प्लस M3 इंटू एक्सीलरेशन। तो ये हो जाएगा T1 बराबर M2 प्लस M3 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, अगर आप यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर टेंशन T है अपने पास, तो T बराबर क्या हो जाएगा, पूरे सिस्टम का मास, क्योंकि अब टेंशन जो T है वो पूरे सिस्टम के कारण होगा, इस पूरे सिस्टम के कारण टेंशन पैदा होगा। तो T की जो वैल्यू लगी होगी अपनी, T की जो वैल्यू होगी वो बराबर क्या हो जाएगा, टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। तो A की जगह आप क्या रख देंगे, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो जो कैंसिल आउट होगा
इस कैंसिल आउट के बाद अपन को मिलेगा कि T बराबर क्या होगा F, क्योंकि F फोर्स से पूरे सिस्टम को खींचा जा रहा है, तो इस रस्सी में उतना ही तनाव पैदा होगा जितना क्या होगा फोर्स होगा। तो इस तरह से आप इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं।